जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज अचानक 2-3 घंटे पहले मन में ये आया कि लाइव करना चाहिए। अगर हम बात करें भारत के इतिहास की, भारत के गौरव की और संकल्प की और मोटिवेशन की, तो जब मोटिवेशन की बात आती है तो पश्चिम के, यूरोप के उदाहरण हमें दिए जाते हैं। हमें पढ़ाया जाता है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर कौन गया या नेपोलियन ने कैसे युद्ध लड़ा। हमें उनके बारे में वो ऐसे रोल मॉडल हमारे सामने खड़े कर दिए जाते हैं। यदि हम अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को देखें, यदि हम भारत के क्रांतिवीरों को देखें, तो हमें पता लगता है कि हमारे भारत के अंदर भी मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। संकल्प क्या होता है, मातृभूमि की सेवा क्या होती है, देशभक्ति का जज्बा क्या होता है, देश पर मरने और मिटने का संकल्प क्या होता है, एक संकल्प के लिए अपने जीवन की आहुति कैसे दे देते हैं, ऐसा इतिहास अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का है। दुख की बात है कि ये इतिहास हमें पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। मैं खुद यदि बात करूं, आज उस वीर बलिदानी शहीद आजम ऊधम सिंह का बलिदान दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। यदि मैं अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय की बात छोड़ दूं, क्रांतिकारियों में रुचि की बात छोड़ दूं, तो पाठ्य पुस्तकों में शहीद ऊधम सिंह का नाम नहीं आता। हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से, हमारे इतिहास की पुस्तकों में ऊधम सिंह का नाम एक लाइन के अंदर 2 अक्षरों में भी लिखा नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। शहीद आजम ऊधम सिंह की हम बात करें तो कितने बड़े वीर और बलिदानी थे। अंग्रेजों की मांद में घुसकर लंदन, जो पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी थी, पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान जिसको माना जाता था, उस लंदन में जाकर अंग्रेजों की मांद में घुसकर अंग्रेजों के अधिकारी को दिन दहाड़े शूट करने का काम शहीद आजम ऊधम सिंह ने किया। वीरता की अद्भुत मिसाल, ऐसा उदाहरण जो मिलना कहीं मुश्किल है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बारे में बताया नहीं जाता, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। लॉकडाउन है, स्ट्रेस की बात आती है, डिप्रेशन की बात आती है, बार बार कहा जाता है कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक बच्चा जिसके 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में अंक थोड़े से कम आते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मैं कहता हूं, यदि हम महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को, वीर बंदा बैरागी को, संभाजी महाराज को, यदि हम अपने देश के इतिहास पुरुषों को, हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, वीर सावरकर की जेल की कहानी को, हम लोकमान्य तिलक को, हम खुदीराम बोस को, हम प्रफुल्ल चाकी को, हम भगत सिंह को, हम राजगुरु को, हम सुखदेव को, हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, हम मदनलाल धिंगड़ा को, हम शहीद ऊधम सिंह को यदि लोगों को पढ़ा दें, वो जब उनके जीवन को अपने सामने रखेंगे तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते। कभी भी कोई भी जिंदगी की चुनौतियां, कोई भी समाज की चुनौतियां, कोई भी उनके सामने जीवन में चुनौतियां उनको बड़ी नहीं लग सकती। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शहीद आजम ऊधम सिंह की, जिनका नाम कम सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप लोग देश में, धर्म में, संस्कृति में, राष्ट्रभक्ति में रुचि रखते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी प्रातः काल के कार्यक्रम में शहीद आजम ऊधम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ऊधम सिंह वो नाम है जो संकल्प का नाम है। एक संकल्प के बल पर एक अनाथ बच्चा जिसने गांव में जन्म लिया, जब वो 2 साल का था तो 2 साल की आयु में उसकी मां चली गई। जब वो 8 साल का था तो उसके पिता उसको छोड़कर चले गए। 2 भाई, केवल दोनों भाई जीवित रहे। अब माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पालने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। तो 8 साल की उम्र में उनको अनाथालय में भेज दिया जाता है। अनाथालय में वहां वो बच्चे जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो बच्चे अनाथालय में जाते हैं। अनाथालय में उनका नाम भी बदल दिया जाता है और नाम बदलने के बाद अनाथालय में होते हुए आप भाग्य की विडंबना देखिए। 1 साल बड़े भाई का जो आसरा था, 17 साल की उम्र आते आते वो बड़ा भाई भी चला जाता है। पूरी दुनिया में अकेले रह जाते हैं, अनाथालय को भी छोड़ देते हैं, देश की सेवा के काम में लग जाते हैं। 1919 आता है। 1919 के समय जलियांवाला कांड को देखते हैं और एक संकल्प अपने मन में लेते हैं कि मुझे मातृभूमि के अपमान का बदला लेना है। और 21 साल तक संकल्प की आग को अपने दिल में जगा कर रखते हैं, दिल में जला कर रखते हैं। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पीछे से जेवर नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई उंगली पकड़कर चलाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन एक संकल्प कि मुझे भारत माता के अपमान का बदला लेना है। और ऊधम सिंह जो एक अनाथ बालक था, सामान्य परिवार में, साधारण जाति में,
साधारण परिवार में, साधारण पृष्ठभूमि में जन्म लेकर संघर्षों के बीच में, जैसे चट्टान के बीच में अंकुरण होता है, जैसे पीपल का वृक्ष कहीं भी किसी भी दीवार के ऊपर उग जाता है, उसी प्रकार से अपने अस्तित्व को दृढ़ करते हुए संकल्प के बल पर अंग्रेजों के गवर्नर रहे उस समय, जो पूरे पंजाब के, उस समय का पंजाब आज का पंजाब नहीं था, उस समय के पंजाब में आज का पंजाब है, उस समय के पंजाब में आज का पूरा हरियाणा है, और उस समय के पंजाब में पाकिस्तान का जो आज पंजाब प्रांत है वो पूरा पंजाब प्रांत है। उस पंजाब के एक बड़े क्षेत्र का, जो अपने आप में एक बड़ा देश होता था, उसके गवर्नर डायर को उनकी मांद में घुसकर गोली मारने का काम शहीद आजम ऊधम सिंह ने किया था। तो आज शहीद आजम ऊधम सिंह का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। और आप और हम यदि आज शहीद आजम ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, उनको नमन नहीं करते हैं, उनको वंदन नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हम अपने क्रांतिकारियों का कर्ज नहीं उतार पाएंगे, क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ऊधम सिंह की कहानी आज थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। शहीद ऊधम सिंह के बारे में पाठ्य पुस्तकों में नहीं लिखा गया। शहीद ऊधम सिंह के बारे में मैं शहीद शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि लोग ज्यादा समझते हैं। आप बलिदानी कह सकते हैं, आप हुतात्मा कह सकते हैं, इनके बारे में बहुत अधिक आपको पुस्तकें भी नहीं मिलती। पुस्तकें मिलती हैं तो 1 या 2 पन्नों में पूरी जीवनी को, पूरी उनकी कहानी को बता दिया जाता है, समेट दिया जाता है। अभी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि शहीद ऊधम सिंह जैसे व्यक्तित्व के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, इनके ऊपर सीरियल बनने चाहिए, इनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, ताकि एक एक युवा के सामने ऊधम सिंह जैसा संकल्प खड़ा हो जाए। तो शहीद आजम ऊधम सिंह का पंजाब में एक छोटा सा जिला है, जो आज जिला है सुनाम। ब्रिटिश भारत में पंजाब नाम का प्रांत होता था, उस समय सुनाम नाम की एक जगह थी। वहां पर 26 दिसंबर 1899 में ऊधम सिंह का जन्म हुआ। सिख समुदाय से थे, कंबोज परिवार से, कंबोज समुदाय से, सिख समुदाय से थे। शहीद आजम ऊधम सिंह की, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में जब वो 2 साल के थे तो 1901 में उनकी माताजी चल बसी। पिताजी के साये में उनका एक बड़ा भाई था, वो दोनों भाई पिताजी के साये में पलने लगे। अब 1907 आते आते जब वो ऊधम सिंह 8 साल के थे, तो 8 साल के होते होते उनके पिताजी चले जाते हैं। अब कोई है नहीं, घर अभी भी शहीद आजम ऊधम सिंह का घर अभी भी सुनाम में है। तो अब घर में कोई पालने वाला नहीं है, तो उनको अनाथाश्रम में भर्ती करवा दिया जाता है। सरकारी अनाथाश्रम में चले जाते हैं। अनाथाश्रम में जाने के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। अनाथालय में जाकर उनका नाम शेर सिंह से ऊधम सिंह हो जाता है और उनके भाई का नाम साधु सिंह हो जाता है। और शहीद आजम ऊधम सिंह सर्वधर्म को मानने वाले थे। उनको यह लगता था कि भारत को एक करके रखना है, तो सबको साथ लेकर रखना है। तो उन्होंने ऊधम सिंह के साथ वो अपना नाम प्रयोग करते थे, राम मोहम्मद सिंह आजाद। वो जो 1940 में जब उनको फांसी की सजा दी गई, तो जेल से भी उन्होंने जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में वो अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर 3 धर्मों का समावेश है, राम हिंदू धर्म का, मोहम्मद मुस्लिम धर्म का, और सिंह सिख धर्म का प्रतीक है। तो ये राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखते हैं, सर्वधर्म स्वभाव की बात करते हैं, और बचपन से ही उनकी इच्छा है कि देश के लिए मैं कुछ करूं। 1917 आता है। 1917 आते आते उनके बड़े भाई चले जाते हैं। उनकी उम्र केवल 17-18 वर्ष की होती है। 17-18 वर्ष की उम्र में उनके बड़े भाई चले जाते हैं। अब पूरे अकेले हैं, अनाथाश्रम को छोड़ देते हैं। छोड़कर क्रांतिकारियों के संपर्क में आते हैं। क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर ये योजना बनाते हैं कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है, इसकी योजना बनाते हैं। अब ये जो समय है 1917 का, 1918 का, 1919 को, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको समझेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा कि वो समय क्या था, शहीद ऊधम सिंह के सामने क्या क्या चुनौतियां थी उस समय। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 1919 तक। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक भाग लेते हैं। लगभग 50,000 सैनिक अपनी आहुति देते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हैं। कहां पर लड़ते हैं? पूरी दुनिया में लड़ते हैं और अपनी आहुति देते हैं। अब यह सब होने के बाद महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। अंग्रेज उनसे बातचीत करते हैं कि आप भारतीय यदि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ सैनिक के रूप में सेवा देने का काम करेंगे तो हम भारत के ऊपर नरमी दिखाएंगे, भारत की आजादी में कुछ विचार करेंगे,
तो ऐसी कल्पना करके महात्मा गांधी भी लग जाते हैं, युवाओं को कहते हैं कि अंग्रेजों की सहायता करनी है, वर्ल्ड वार के लिए भारतीय सैनिक बनकर अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करें ताकि अंग्रेज भारत के साथ नरमी से पेश आए। तो 45,000 लोग अपनी आहुति दे देते हैं, सैनिक बनकर अपनी जान दे देते हैं। अब इस समय जब विश्व युद्ध का अंत होता है तो भारत के लोग क्या सोचते हैं कि हमने अंग्रेजों की इतनी सहायता की है, भारत के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत वीरता के साथ अंग्रेजी साम्राज्य के लिए, अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो ये सोचते हैं कि अब अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कम करेंगे और नरमी से पेश आएंगे। अंग्रेज उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, एक रोलेट एक्ट के नाम से एक बिल लाते हैं जिसको काला कानून कहा जाता है। उस काले कानून में क्या होता है कि कोई भी भारतीय नेता को बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के कभी भी उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसके ऊपर जो सजा सुनाई जाएगी वो बंद कमरे में उसकी सुनवाई होगी और बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के किसी को भी उठाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सकता है, जो मर्जी सजा दी जा सकती है। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसके सहारे वो भारत के सारे क्रांतिकारियों का दमन करना चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति उठ ना सके, बोल ना सके, भारत की स्थिति एक तरीके से गुलामों जैसी स्थिति बन जाए। तो अब इस सारी पृष्ठभूमि के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार चल रहे हैं। अब पंजाब, जो उस समय का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, वो इस बड़े प्रदेश के ऊपर पंजाब का गवर्नर होता है गवर्नर डायर। और उस समय पंजाब में जो अंग्रेजों की टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी में भी, अंग्रेजों की टुकड़ी में भी एक जनरल होता है, उसका नाम भी जनरल डायर होता है। ये दो डायर है, एक गवर्नर डायर है, एक जनरल डायर है। अब हम आगे बात करेंगे। तो उस समय लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लोगों के ऊपर अंग्रेज गोलियां चलवा देते हैं। अब अंग्रेज जब गोलियां चलाते हैं तो अब पंजाब उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप देखिए ये जो 1910-20 का समय है ना, इस 1910-20 के समय में आप देखेंगे कि बंगाल से क्रांतिकारी हैं और बंगाल से जो क्रांतिकारी हैं उस बंगाल के क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंग भंग किया ताकि धर्म के आधार पर हम बंगाल को दो हिस्सों में बांट दें। और बंगाल को जब धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट देंगे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां ठप हो जाएंगी। ऐसा सोचकर अंग्रेजों ने दो स्टेप उठाए थे। एक तो बंग भंग किया था, दूसरा कलकत्ता से अपनी राजधानी 1912 में दिल्ली ट्रांसफर की थी कि राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगी तो हम क्रांतिकारियों के गुस्से से बच जाएंगे। अब दूसरे क्रांतिकारी कहां पर हैं? दूसरे क्रांतिकारी पंजाब में हैं। उनको पता है कि ये जो पंजाबी कौम है, ये जो सिख कौम है, और इस एरिया में रहने वाले पंजाबी सिख के साथ साथ जितनी भी जातियां हैं, चाहे जाट हैं, चाहे गुजर हैं, वो सब बहुत वीर और बहादुर और मार्शल रेस हैं। भारत के अंदर सारी जातियां वीर रही हैं, बहादुर रही हैं, किसी एक जाति के ऊपर नाम नहीं देंगे, लेकिन जिसको अंग्रेज मानते थे, यदि मैं उसकी भी बात करूं तो ये सारी बातचीत है। तो उसमें रोलेट एक्ट जब आता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। जब अंग्रेज जबरदस्ती गोलियां चलाते हैं तो गोलियां चलाते हुए भारतीय भी कुछ अंग्रेजों की हत्या कर देते हैं, यूरोपियन लोगों की हत्या कर देते हैं। और लंदन, उस समय अमृतसर की सड़कों पर कैसा पाप अंग्रेज करते हैं आप देख लीजिए कि अंग्रेज जैसे कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो उस कर्फ्यू के बीच में यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कोई बीमार हो गया, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, तो अंग्रेज अधिकारी यदि किसी चौराहे के ऊपर है तो वो वहां पर सजा क्या देगा कि कर्फ्यू के अंदर यदि आप बाहर निकले तो आपको जूतों के ऊपर सिर रगड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। आपको गली के अंदर जाना है, घर तक पहुंचना है तो रेंग रेंग कर पहुंचना पड़ेगा। ऐसे अमानवीय अत्याचार करते हैं। तो इन अत्याचारों के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर एक जल्ली नाम का एक व्यक्ति होता था, उसका एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग कहते थे। उस जलियांवाला बाग में, क्योंकि बैसाखी का मेला है, बैसाखी पंजाब का एक बहुत अच्छा पर्व है, किसानों का बहुत बड़ा पर्व है, तो किसान और आम अमृतसर के जनसाधारण के लोग वहां पर जलियांवाला का बाग में आए हुए हैं। जलियांवाला बाग में हमारे क्रांतिकारी पहुंचे हुए हैं, हमारी आजादी के नेता पहुंचे हुए हैं और वो सभा करके इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं कि अंग्रेज यदि ऐसा करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे तो ये व्यवस्थाएं लंबी चल नहीं पाएंगी, ये व्यवस्थाएं दौड़ नहीं पाएंगी। तो अंग्रेज इस प्रकार से करते हैं। तो सभा होती है। अब सभा होती है तो शहीद ऊधम सिंह उस समय उस सभा के बाहर, जलियांवाला बाग के बाहर पानी पिलाने का काम कर रहे होते हैं। वो जब पानी पिलाने का काम कर रहे होते हैं तो पानी पिलाते पिलाते ये सभा हो रही है, शांति प्रिय सभा हो रही है, कोई
अवहेलना नहीं हो रही, कोई मारकाट नहीं हो रही, किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं है, किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अंग्रेजों को जब पता लगता है तो अंग्रेज जबरदस्ती, अंग्रेजों का एक जनरल होता है जनरल डायर, वो अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है। और वो जब अपने सिपाहियों के साथ आता है तो बिना किसी वार्निंग के, बिना कुछ कहे वो सीधे गोलियां चलवा देता है। अब जो जलियांवाला बाग है ना, उसके अंदर आप आज भी अभी जाएंगे तो अंदर जाने का 4-5 फीट का केवल एक रास्ता है। और वो जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर शहर के बीच में है, चारों ओर बाउंड्री है, मकान बने हुए हैं, दीवार बनी हुई है, और कुछ वहां पर नहीं है। तो उस जलियांवाला बाग में एंट्री करने की और बाहर निकलने की केवल एक जगह है। अब जनरल डायर वहां पर पहुंचता है, अपने सैनिकों के पास पहुंचता है, सैनिकों के पास राइफल है, बंदूक है, उस बंदूक से वो जलियांवाला बाग के अंदर घुसकर उस एक संकरे रास्ते को ब्लॉक करके अंदर घुस के जो भीड़ है वहां पर, उस भीड़ को चारों ओर से घेर लेते हैं। उस भीड़ को इस प्रकार से चारों ओर से घेर लेते हैं। आप सामने चित्र में देख पा रहे होंगे, ये किसी मूवी का सीन है लेकिन आप इसमें देख पा रहे होंगे। अब चारों ओर से घेर के, अब तरीका क्या है, भीड़ कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, भीड़ का नेता है उसको वार्निंग देनी चाहिए। भीड़ कुछ गलत नहीं कर रही लेकिन भीड़ को फिर भी आपको डिसमेंटल करना है, आपको भीड़ की असेंबली को अलग अलग करना है, तितर बितर करना है, तो वार्निंग दी जा सकती है, हवाई फायर किए जा सकते हैं, भीड़ के नेता को कहा जा सकता है कि सबको बाहर निकाल दो, अपने अपने घरों में भेज दो। लेकिन जनरल डायर ऐसा पागल राक्षस की तरह होता है कि वो सीधे अपने आदमियों को कहता है कि गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। और उनकी बंदूकों के अंदर जितनी गोलियां होती हैं 10 मिनट तक गोली चलती रहती है, 650 राउंड गोली चलाई जाती है। एक एक गोली, क्योंकि भीड़ है, भीड़ में लोग हैं, अब एक एक गोली जब नजदीक से चलाते हैं 10 फीट की 15 फीट की दूरी से, तो एक एक गोली 2-2 लोगों के बीच से जाती है, 3-3 लोगों के बीच से जाती है, भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ मचने के बाद हम यदि देखें तो इस भगदड़ मचते मचते, इस भगदड़ के बीच में जब गोली 2-2 लोगों के बीच में जाती है तो वहां पर एक कुआं होता है, उस कुएं के अंदर लोग गिर जाते हैं। उस कुएं के अंदर भगदड़ में जब लोग गिरते हैं तो कुआं लाशों से पट जाता है, ऐसी बुरी स्थिति बनती है। और इस बुरी स्थिति में यदि हम बात करें तो उस जलियांवाला कांड में कितनी नृशंस हत्या हुई थी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय अंग्रेजों ने तो यह कहा कि 388 लोग मारे गए, अंग्रेजों के अभिलेखागार की बात करें तो उन्होंने कहा कि 484 लोग मारे गए। लेकिन जो स्वतंत्र कमेटी बनाई गई मदन मोहन मालवीय जी की, उस कमेटी ने कहा कि कम से कम 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कहा गया कि 1500 लोग मारे गए थे। और अंग्रेजों के खुद के अमृतसर के सिविल सर्जन का यह कहना है कि कम से कम 2000 लोग मारे गए थे। और जो लोग मारे गए थे उनके अंदर एक 6 हफ्ते का, केवल 1.5 महीने का बच्चा भी था। 41 ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल के, 7 साल के, 10 साल के, जिनके सिर के अंदर से गोली लग गई, जो वहां पर गोलीकांड में मारे गए। जब शहीद आजम उधम सिंह इस गोलीकांड को देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वहीं पर वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे भारत माता के इस अपमान का बदला लेना है, मुझे जनरल डायर से बदला लेना है, गवर्नर डायर से बदला लेना है। अब ये करने के बाद, अब ये जो जलियांवाला हत्याकांड है इसका कितना प्रभाव होता है आप अंदाजा लगाइए। इसका इतना प्रभाव होता है कि इस जलियांवाला हत्याकांड के बाद शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जो उस समय केवल 12 साल के हैं, 12 वर्ष की उम्र में जब शहीद भगत सिंह जलियांवाला हत्याकांड की खबर सुनते हैं तो अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर, उनको अगले दिन जब स्कूल जाना होता है, बैसाखी से अगले दिन, तो स्कूल नहीं जाते, जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं। और जलियांवाला बाग की मिट्टी इकट्ठी करके उस समय वो संकल्प लेते हैं, वो कसम खाते हैं कि मैं अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लूंगा, मैं अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लूंगा, मैं अंग्रेजों से भारत माता के इस अपमान का बदला लेना है। तो शहीद भगत सिंह के जीवन में पूरा परिवर्तन इस जलियांवाला हत्याकांड के बाद आता है। उधम सिंह उस समय संकल्प लेते हैं कि मुझे इस हत्याकांड का बदला लेना है। और आप देखिए अंग्रेज किस प्रकार से सीनाजोरी करते हैं। अंग्रेज सीनाजोरी करते हैं कि अंग्रेज जनरल डायर ने गोलीकांड की और गोलीकांड करके वापस आकर अपने हेड ऑफिस से, उस समय जो पंजाब का गवर्नर डायर है,
उसको वो चिट्ठी लिखते, टेलीग्राम करते हैं और टेलीग्राम करके कहते हैं कि इंडियंस की एक फौज ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मुझे गोली चलानी पड़ी। अब गवर्नर डायर क्या कहते हैं, तुमने गोली चलाई, बहुत अच्छा किया। अब उस समय ब्रिटिश सरकार के, उस समय के ब्रिटिश सरकार के, यहां की हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके सामने वो कहते हैं कि ये अमृतसर और पंजाब बहुत भड़का हुआ है और इंडियंस की ऐसी प्लानिंग है कि सारे अंग्रेजों को मार मार के बाहर निकाल दें, उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए। तो मार्शल लॉ थोप दिया जाता है। उसके जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू थू होती है कि ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाना बहुत गलत बात है, तो उसके बाद जब थू थू होती है तो इस हत्याकांड की जांच की जाती है। तो जांच की कमेटी के बाद सामने जब जनरल डायर आता है और जब जनरल डायर से पूछा कि तुमने ये गोली क्यों चलाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर को कोई दुख नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। वो कहता है कि मैं तो तोप लेकर गया था, ये तो जलियांवाला बाग का रास्ता संकरा था, मैं तोप को अंदर ले जा नहीं पाया, मैं केवल बंदूकें ले जा पाया। यदि मैं तोप को ले जा पाता तो मैं सीधा इन इंडियंस को तोप से उड़ा देता। ऐसा जनरल डायर। अब पूरा भारत भड़क उठता है। अब पूरा भारत भड़कने के बाद, जलियांवाला कांड के बाद भारत के अंदर शहीद भगत सिंह उठते हैं। शहीद भगत सिंह अपनी पढ़ाई को ठोकर मार देते हैं। अब वही समय है चंद्रशेखर आजाद का, वही समय है भगवती चरण वोहरा का, यही समय है राजगुरु का, यही समय है सुखदेव का, यही समय है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। ये सब क्रांतिकारी बनने का निर्णय ले लेते हैं और कांग्रेस से इनका मोह भंग हो जाता है। आप देखेंगे कि 1922 के बाद एक समय आता है, क्रांतिकारियों का उफान आता है। तो अब शहीद भगत सिंह के जीवन का एक ही उद्देश्य बन जाता है कि मुझे तो मातृभूमि के अपमान का बदला लेना है। अब वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आते हैं, शहीद भगत सिंह के संपर्क में आते हैं, गदर पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। अब ये गदर पार्टी वही है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक संकल्प लिया था कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएंगे, भारत से बाहर निकालेंगे। गदर पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। गदर पार्टी के मेंबर बनकर वो भारत के बाहर जाते हैं। भारत के बाहर वो अफ्रीका में जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, नैरोबी में जाते हैं, ब्राजील में जाते हैं, जिम्बाब्वे में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहां के लोगों से संपर्क करते हैं, वहां से क्रांति का काम करते हैं। उसके बाद शहीद भगत सिंह से संपर्क होता है तो भगत सिंह उनको भारत आने के लिए कहते हैं। अब ये जो शहीद उधम सिंह के जीवन का ये पार्ट है, इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, इसके बारे में बहुत जानकारी कम है। तो शहीद उधम सिंह इन देशों के अंदर क्रांति का प्रचार प्रसार करते हैं और जब इन देशों से वापस आते हैं तो अपने साथ बंदूकें लेकर आते हैं, अपने साथ 50 क्रांतिकारियों को लेकर आते हैं। भारत के अंदर आकर फिर क्रांतिकारी की गतिविधियां शुरू कर देते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करने के बाद वो भारत में आने के बाद भारत में गदर के नाम से समाचार पत्र निकालते हैं। अब एक बार पुलिस का छापा पड़ता है, पुलिस का छापा पड़ता है तो शहीद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पास गदर समाचार पत्र निकलता है, उनको गिरफ्तार करके फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में उनकी मुलाकात और क्रांतिकारियों के साथ होती है। 5 साल की जेल होती है। जेल से छूटते हैं तो कश्मीर चले जाते हैं। कश्मीर में भगत सिंह के पोर्ट्रेट के साथ उनका एक चित्र मिलता है। कश्मीर में जाने के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं और जब वो अचानक गायब हो जाते हैं तो फिर एक दिन पता लगता है कि उधम सिंह तो जर्मनी पहुंच गए। अब ये जो बीच का पीरियड है ना, तो उधम सिंह कोई अमीर परिवार के व्यक्ति नहीं थे कि उनको कोई रोटी खिलाने वाला है। उधम सिंह कोई ऐसे परिवार के व्यक्ति नहीं थे कि उनको किसी जनरल को मारना है तो उनके लिए टिकट का, उनको डेली खर्चे का कोई पैसा देने वाला है। उनके पास ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसकी फंडिंग करने के लिए, जिसको दान देने के लिए लोग उपस्थित थे। तो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर उधम सिंह कारपेंटर का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। ये काम करते हुए भी उनका संकल्प क्या है कि मुझे जनरल डायर को, गवर्नर डायर को मारना है। अब जनरल डायर के साथ क्या होता है, अंग्रेज सरकार की खूब किरकिरी होती है। अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड में निंदा का प्रस्ताव पारित किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित कर दिया जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड में जनरल डायर को की प्रेज की जाती है पूरी दुनिया में। फिर थू थू होती है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है। जनरल डायर को डिमोशन करके उसको कर्नल बना दिया जाता है। अब जनरल डायर, क्योंकि उसने 2000 लोगों की नृशंस हत्या की थी, अब जनरल डायर को नृशंस हत्या करने के बाद ईश्वर का ऐसा विधान होता है कि वो जनरल डायर को 1927 में लकवा आता है, आधे शरीर के ऊपर लकवा आ जाता है। लंदन में जाकर लकवे के कारण
उसको ब्रिटिश साम्राज्य से भी भारत से भेज दिया जाता है कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है। अब लंदन में चला जाता है तो वो बेड से उठ नहीं सकता, तड़फ तड़फ कर एक कुत्ते की तरह उसकी मौत होती है, ईश्वर उसकी सजा देता है। अब उधम सिंह को पता लग जाता है कि जनरल डायर जिसने गोली चलाई थी वो तो मारा गया, लेकिन गवर्नर डायर अभी भी जिंदा है, क्योंकि गवर्नर डायर ने जनरल डायर का समर्थन किया था और पंजाब के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए, भारत माता के ऊपर जो अत्याचार हुए, उसमें गवर्नर डायर की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। गवर्नर डायर को ईश्वर तो सजा देगा, लेकिन यदि भारत के लोग सजा नहीं देते हैं तो फिर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो शहीद उधम सिंह लगे रहते हैं, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बढ़ई का काम सीखते हैं, ड्राइवरी सीखते हैं, कारपेंटर का काम सीखते हैं, मजदूरी का काम सीखते हैं। ये सारे काम करते करते फिर जर्मनी के रास्ते वो लंदन में पहुंच जाते हैं। लंदन में किराए के ऊपर कार लेते हैं, एक घर लेते हैं, किराए के ऊपर घर लेते हैं, कार खरीदते हैं, ड्राइविंग शुरू करते हैं वहां पर, और एक रिवॉल्वर खरीदते हैं जिसके अंदर 6 गोलियां आ सकती हैं। रिवॉल्वर खरीदने के बाद उन्होंने वो रेकी करना शुरू कर देते हैं कि ये जो गवर्नर डायर है ये कहां कहां जाता है, इसकी क्या क्या मूवमेंट है, कहां कहां मूवमेंट करता है, उसका पीछा करना शुरू करते थे। और फिर उनको एक दिन पता लगता है कि 23 मार्च को 1934 में वो वहां पर लंदन में पहुंच जाते हैं। एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड है एक वहां पर लंदन में, वहां पर वो रहते हैं और रेकी करते करते एक दिन उनको पता लगता है कि 13 मार्च 1940 को, जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था, तो 13 मार्च ठीक 21 साल बाद, 20 साल 11 महीने बाद रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक कैक्सन हॉल के अंदर मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर शहीद उधम सिंह पहुंचते। अब लंदन के अंदर सिक्योरिटी बहुत तेज है, तो कोई रिवॉल्वर लेकर वैसे नहीं जा सकते, तो वो क्या टैक्टिक्स करते हैं कि मोटी पुस्तक लेते हैं, मोटी पुस्तक के पन्नों को बीच से काटते हैं रिवॉल्वर की तरह, रिवॉल्वर उसके अंदर छुपाते हैं, एक यूरोपियन जैसा वेश बनाते हैं, अंग्रेज जैसा, और उसके अंदर जाकर कैक्सन हॉल में आगे की पहली 3 पंक्तियों में बैठ जाते हैं। अब गवर्नर डायर को जैसे ही सम्मानित करते हैं, फिर बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो खड़े हो जाते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर फायर करते हैं। 2 गोलियां गवर्नर डायर को लगती हैं, गवर्नर डायर गिर जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो एक महिला, अंग्रेज महिला आती है और अंग्रेज महिला शहीद उधम सिंह को पकड़ लेती है। उधम सिंह चाहते तो अंग्रेज महिला को मार सकते थे, उनकी रिवॉल्वर के अंदर 4 गोलियां और है, वो वहां पर गोली चलाकर भाग सकते थे, गोलियां चला सकते थे। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है, मुकदमा चलाने का नाटक किया जाता है। अब उनके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाता है तो भी उनको कोई दुख नहीं है। मुकदमा चलाते चलाते वो कहते हैं कि मैंने ब्रिटिश राज्य में, भारत में मासूम बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है, नरसंहार देखा है, भारत को लूटने का काम अंग्रेजों को किया है, और अंग्रेजों की कोर्ट के अंदर खड़े होकर वो अंग्रेजों को कुत्ता कहते हैं। जब जज अंत में जब फैसला सुनाने वाला होता है, तो फैसला सुनाने के समय जज उससे पूछता है कि आप कुछ कहना चाहते हो क्या, आपकी कोई बात है क्या कहने के लिए? तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने ये एक पर्चा लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। अब जज पूछता है कि पर्चा अंग्रेजी में है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ अंग्रेजी में है, आपको समझ आएगा। तो जज कहता है कि आप मुझे दे दो, मैं अपने आप पढ़ दूंगा। तो अब उधम सिंह कहते हैं कि मैं आपको नहीं देना चाहता, मैं पूरी जूरी को सुनाना चाहता हूं। अब जज समझ जाता है कि ये अपने पर्चे को अखबार में छपवाना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह ने किया था ना। अब भगत सिंह ने ये काम किया 1920 के दशक में, उधम सिंह कर रहे हैं 1940 में। तो 1940 में फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, अंग्रेजों को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आपने कैसे कैसे किस किस प्रकार के अत्याचार किए। तो जज बीच में उनको रोकता है, वो कहता है कि मैं आपका भाषण नहीं सुनना चाहता, आपको अपने बचाव में कोई पक्ष रखना है तो आप रख सकते हैं। अब उधम सिंह फिर भी पढ़ना जारी करते हैं, तो अंग्रेज ये कहता है कि ये आपका भाषण प्रेस में नहीं छप पाएगा, और प्रेस वालों को कहते हैं कि आपको कोर्ट की कार्रवाई में केवल फैसला छापना है। उधम सिंह ने क्या कहा, यह समाचार पत्रों में नहीं छापना। क्यों? क्योंकि नहीं तो अंग्रेजों की और किरकिरी पूरी दुनिया में होने वाली है, क्योंकि लंदन के जो अखबार हैं वो पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। उनको सजा दे दी जाती है। उधम सिंह सजा पाने के बाद भी कहते हैं कि मुझे पता था कि मुझे सजा तो मिलेगी, और मुझे सजा का कोई दुख नहीं है। मुझे 10 साल की सजा मिले, मुझे 20 साल की सजा मिले, मुझे 50 साल की सजा मिले, या मुझे फांसी के फंदे पर लटकना पड़े, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैंने
गवर्नर डायर को मारने का संकल्प पूरा किया। मैंने अपनी मातृभूमि के अपमान का बदला लिया है और अब मैं अपने वतन के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। अब भगत ऊधम सिंह को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर वो रहते हैं। जेल के अंदर रहते रहते 31 जुलाई उनकी सजा, फांसी की सजा का समय तय कर दिया जाता है। 31 जुलाई को फांसी की सजा में पेंटविल नाम की एक जगह है लंदन में, आप कभी जाएं तो आपको वहां पर ट्यूब का स्टेशन मिलेगा। तो उस जगह के ऊपर उनको कैद कर दिया जाता है और उनको ये टारगेट उनको अब फांसी की सजा होने वाली है। फांसी की सजा से पहले डॉक्टर उनकी चेकिंग करने के लिए आता है। जब चेकिंग करने के लिए आता है तो डॉक्टर देखता है कि ऊधम सिंह का बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है और अंतिम समय में भी वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर संतुष्टि के भाव हैं। हंसते हंसते वो फांसी के तख्ते पर जाते हैं, अपने हाथों से अपना फंदा डालते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अंग्रेजों को फिर वो कुत्ता कहते हैं, डॉग कहते हैं, वो कहते हैं डाउनफॉल द ब्रिटिश एम्पायर, और वो कहते हैं डाउनफॉल द ब्रिटिश डॉग्स। ये कह के, ये नारा लगा के, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के वो अपना बलिदान दे देते हैं। हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। अब जेल में एक घटना और होती है। जेल में एक बार ऊधम सिंह से पूछा जाता है कि आपने गवर्नर डायर को मारा, अब गवर्नर डायर को मारने के बाद आपके पास पिस्तौल थी, तो आपने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ऊधम सिंह कहते हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय वीर कभी भी किसी महिला के ऊपर गोली नहीं चलाते, हाथ नहीं उड़ाते। मुझे पकड़ने का काम एक महिला ने किया था और मेरा संकल्प था गवर्नर डायर को उसके कर्मों की सजा देना। मैं किसी निरपराध की हत्या नहीं करना चाहता था। मतलब वो एक तरीके से हिंसा की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हिंसा के अंदर भी गहरा दर्शन छुपा हुआ है कि हमें हिंसा करनी है, हमें पाप का दंड देना है, लेकिन उसी व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। सामान्य एक निरपराध व्यक्ति को इसका दंड नहीं देना। ऐसे ऊधम सिंह थे। कितना बड़ा व्यक्तित्व था। आप कल्पना कीजिए, मां नहीं है, पिता नहीं है, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, घर में परिवार में कोई नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई भी जो उन्होंने की, अनाथालय में रहते हुए खुद अपने संघर्ष से पढ़ाई की, अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखी। लंदन में जब रहते थे तो लंदन में अंग्रेजी के उनके पत्र अभी भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर आप उनको देख सकते हैं। अभी भी ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं। ये वो कुआं है जलियांवाला बाग कांड का, जो लाशों से पट गया था। अभी देखिए इतिहास में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जलियांवाला कांड, ये जलियांवाला कांड में हमें पूरी कहानी नहीं बताई जाती है। दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान आप देख रहे हैं। ये जनरल डायर था, कितना क्रूर था आप देख सकते हैं। ये 1919 में हेल्दी है, इसकी हेल्थ आप देख रहे हैं ना, ये 1919 की फोटो है। इस फोटो में आपको ये स्वस्थ दिखाई दे रहा है, जवान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1927 में पैरालाइज होकर तड़फ तड़फ कर मरा है। इसकी टट्टी और इसकी पेशाब बिस्तर के ऊपर निकली है। ऐसा प्रकृति का न्याय होता है। क्यों? क्योंकि इसने 1.5 महीने के मासूम बच्चों की, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के मासूम बच्चों को बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अपराध के सजा दी थी। भगत सिंह के साथ उनकी दोस्ती है, भगत सिंह उनसे प्रेरणा पाते हैं। अब ये सारी होते होते जब वो अपना पूरा बलिदान दे देते हैं, तो बलिदान देने के बाद फांसी की सजा देते हुए भी उनके चेहरे के ऊपर कोई दुख के भाव नहीं है। अब क्योंकि उनका अपना कोई नहीं है, तो फांसी की सजा के बाद उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनकी अस्थियां वहीं पर लंदन में रहती हैं। और आप देखिए, जिस क्रांतिकारी के बलिदान के ठीक 7 साल बाद भारत को आजादी मिलती है, अब शहीद ऊधम सिंह ने वहां पर एक गवर्नर डायर को मारा। इसका प्रभाव भारत के नौजवानों के ऊपर क्या हुआ, भारत की आर्मी के ऊपर क्या हुआ, भारत की नेवी के ऊपर क्या हुआ कि हम अंग्रेजों की गुलामी करते हैं और एक वो नौजवान है जो अंग्रेजों की मांद में जाकर अंग्रेजों को उड़ाने का, अंग्रेजों को मारने का काम करते हैं। तो इस घटना का प्रभाव इतना अच्छा हुआ, नेताजी की आजाद हिंद फौज खड़ी होती है, नेवी विद्रोह करती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस के नरम दल के नेता भी 1942 में ये देख लेते हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। तुम करोगे तो तुम्हारे साथ, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना भारत के लोग तो क्रांति करेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो उस समय आप याद कीजिए,
महात्मा गांधी 1942 में नारा देते हैं असहयोग आंदोलन का, और एक शब्द और जोड़ते हैं, करो और मरो का। अब महात्मा गांधी ये आह्वान करते हैं। अब हालांकि ये जो अपने नरमदल के नेता है ना, ये मरता कोई नहीं है, मरने की कोई सूचना नहीं है ज्यादा, कुछ लोगों ने अपनी आहुति दी है, मरता कोई नहीं है, तो ये अपना कार्यक्रम करते हैं। तो ये करोड़ों, ठीक 7 साल बाद भारत को आजादी मिलती है, अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ता है, और शहीद उधम सिंह, एक अनाथ बच्चा, अपने संकल्प के बल पर 21 साल तक अपने संकल्प की आग को अपने मन में जलाकर रखता है, और अपने मन में जलाते जलाते उस संकल्प की आग के कारण वो बच्चा भारत माता के अपमान का बदला लेता है। पूरी दुनिया को संदेश देता है कि यदि भारतीयों के ऊपर तुम अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, तो भारतीय चुप रहने वाले नहीं हैं, भारतीय चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह संकल्प शहीद भगत सिंह का था। कई बार हमारे सामने चुनौतियां होती हैं तो हम हार जाते हैं, हमें लगता है कि हम क्या करें, हमारे सामने तो ये नहीं है, हमारे सामने तो वो नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जिन्होंने अभावों के अंदर दर्ज जन्म लेकर, जिन्होंने संघर्ष करके सफलता के सोपान खड़े किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, कहां जन्म हुआ? एक किले में जन्म हुआ, पिताजी कैद में है, मां को रहने का कोई ठिकाना नहीं, किसी पिताजी के मित्र के पास मां है, अहमद शाह अब्दाली की सेना पीछे पड़ी हुई है, आज प्राण चले जाएंगे कि कल प्राण चले जाएंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। एक जो छोटा सा मोहल्ला है उसकी जागीरदारी पिता की मिली, और जितना मुगल सल्तनत का साम्राज्य था उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल संकल्प के बल पर किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, रामेश्वरम के छोटे से गांव में जन्म हुआ, पिताजी मछुआरे, शाम का खाना खाने की कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, अखबार बेचने का काम किया, 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। एक शिक्षक ऐसे थे जो सुबह 4:30 बजे जो बच्चे नहाकर आते थे केवल उन्हीं को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे, तो सुबह 4:30 बजे फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे। स्ट्रीट लाइट की लैंप की रोशनी के अंदर बैठकर पढ़ाई करते थे। घर के अंदर लैंप नहीं था, एक झोपड़ी के अंदर 15 लोगों का परिवार रहता था। उन संघर्षों के बीच में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे भारत को मजबूत बना सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी, जो यहीं गुरुकुल कांगड़ी में हरिद्वार के बगल में, जिनका संकल्प था कि मुझे गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, 1905 में संकल्प लेते हैं, और 1905 में स्वामी श्रद्धानंद संकल्प लेकर एक विश्वविद्यालय बना देते हैं। यह स्वामी श्रद्धानंद का संकल्प था। हम आगे और बात करें, यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, लाखों व्यक्ति, लाखों विद्यार्थी यहां से निकले हैं पिछले 115 सालों में, और उन्होंने पूरी दुनिया में वेद का, दर्शन का, योग का एक मार्ग प्रशस्त किया है। कैप्टन बाना सिंह सियाचिन में -40 डिग्री के तापमान में, जहां पानी को भी हवा में उड़ा दो तो बर्फ बन जाता है, वहां पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कायदे आजम नाम की पाकिस्तान की चौकी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उसको जीत कर रहूंगा। -40 डिग्री के तापमान में उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने संकल्प के बल पर उस चोटी को जीत कर दिखाया जहां पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल था। आज उस चौकी का नाम कैप्टन बाना सिंह चौकी है। महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने अन्याय का, अत्याचार का, पाप का, पाखंड का, इस देश के अंदर जितनी भी कुरीतियां थी उनका विरोध किया। एक व्यक्ति जिसके ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसको गालियां दी गई, जिसको मारने के लिए लठैत भेजे गए, जिसको पिघलाने के लिए वेश्याओं के माध्यम से षड्यंत्र करने की कोशिश की, जिसको झुकाने के लिए राजाओं ने कहा कि हम अपना राज देने के लिए तैयार हैं, जिसको हिलाने के लिए मठाधीशों ने कहा कि हम अपने मठ की सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बालक मूल शंकर ने संकल्प लिया कि मुझे देश के अंदर वेद की ज्योति जलानी है। तो उस छोटे से बालक मूल शंकर ने अपने संकल्प के बल पर भारत के अंदर वेद की ज्योति, वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत कर दिया, योग को, यज्ञ को फैला दिया। और आज हम देखते हैं तो हमारे सामने पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे, परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद की बात करें, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की बात करें, हम आचार्य बालकृष्ण जी की बात करें, ये सब इस महापुरुष की देन है, इस महापुरुष के संकल्प की देन है। हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने अपना सर्ववंश दान कर दिया एक संकल्प के लिए कि हमें देश को अन्याय करने वाले अत्याचारियों से, पापियों से मुक्त करवाना है। हम बात करें संकल्प की गुरु ग्राम सिंह कूका के, जिन्होंने ऐसे कूका तैयार कर दिए कि 12 साल का कूका अंग्रेजों की फौज के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर यह कहता है
कि मुझे तोप के सामने से उड़ा दो। जब तोप के सामने से उसकी हाइट कम हो जाती है और वो कहते हैं कि तू बच्चा है, चलो तुम्हें हम छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो मत। अपने आप ईंट उठाकर लाता है, ढेले उठाकर लाता है और अपना सीना तोप के आगे उड़ा देता है कि मुझे शहीद करो, मुझे मरना है, मुझे तुम्हारी दया के ऊपर जीवित नहीं रहना। संकल्प के बल पर गुरु राम सिंह कुका ने बड़ा काम करके दिखाया। संकल्प के बल पर महाराणा प्रताप ने महलों को ठोकर मारी और अकबर जो ये सोचता था कि ये जो मेवाड़ नाम का बिंदु है ये पूरी मुगल सल्तनत के ऊपर धब्बा है, मैं महाराणा प्रताप को हिलाकर दिखाऊंगा, महाराणा प्रताप को झुकाकर दिखाऊंगा, मुझे महाराणा प्रताप से और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार महाराणा प्रताप आकर मुझे दरबार के अंदर प्रणाम करके झुककर चला जाए। तो महाराणा प्रताप का संकल्प था कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे मेवाड़ की, भारत की आन बान शान से समझौता नहीं करना है। तो ऐसे ही संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज का था जिन्होंने हिंद साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे ही संकल्प वीर बंदा बैरागी का था। कैसा संकल्प था कि मुगलों ने उनको कैद करके उनके सामने उनके सैकड़ों सरदारों को उनके सामने कत्ल किया, उनके सामने उनकी शहादत की कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो मार डालेंगे। उनके सामने उनके छोटे 5 साल के बच्चे का कलेजा निकाल दिया, हाथ पैर काट दिए। उनके सामने वीर बंदा बैरागी जब टस से मस नहीं हुए तो वीर बंदा बैरागी की गर्म चिमटियों से एक एक बोटी नोच ली। उस बंदा बैरागी का संकल्प था कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने अपने देश धर्म की संस्कृति के प्रेम से समझौता कर लिया, तो आने वाली पीढ़ियां किसका उदाहरण देंगी। हम संकल्प की बात करें तो गुरु तेग बहादुर का संकल्प था, जिन्होंने हंसते हंसते, हमारे गुरुओं की परंपरा, किसी ने तवे के ऊपर बैठकर अपने शरीर को जला दिया लेकिन झुके नहीं, किसी ने आरे से कटना स्वीकार किया, किसी ने गर्म पानी में उबलना स्वीकार किया लेकिन झुके नहीं, लेकिन रुके नहीं। वो संकल्प था, यह संकल्प की शक्ति थी। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, उनको मुगल गिरफ्तार करते हैं। वो कहते हैं या तो धर्म परिवर्तन करो, बोटी बोटी कटवा लेते हैं, आंख के अंदर गर्म सलाख डाल दी जाती है, तड़फ तड़फ कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन संकल्प इतना दृढ़ था कि मुझे अपनी नैतिकता से, अपनी परंपराओं से, अपनी मान्यताओं से झुकना नहीं है। वीर सावरकर, जिनका संकल्प अंडमान निकोबार की काले पानी की जेल भी नहीं तोड़ पाई, ऐसा संकल्प वीर सावरकर का संकल्प। तो शहीद उधम सिंह की अस्थियां लंदन में रही। 1974 में, देखिए ये विडंबना है, एक ऐसा संकल्पित व्यक्ति जिसके संकल्प से देश की युवा पीढ़ी, देश की नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकती थी, उसके संकल्प की कहानी तो एक एक बच्चे को सुनाई जानी चाहिए, एक एक बच्चे को बताई जानी चाहिए, ताकि उस बच्चे को कभी डिप्रेशन नहीं हो। अगर अपना भारत को इजराइल जैसा देश बनाना है तो इस भारत के अंदर हमें उधम सिंह को पढ़ाना पड़ेगा, हमें मदनलाल धिंगड़ा को पढ़ाना पड़ेगा, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, बंदा बैरागी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनकी कहानियां पढ़ानी नहीं, रटवानी पड़ेंगी। एक एक बच्चे की ब्रेन की प्रोग्रामिंग के अंदर गहरे तक उतारनी पड़ेंगी, तब ये देश इजराइल बन सकता है, तब ये देश महान बन सकता है। विडंबना यह है कि आजादी के बाद उन लोगों ने जिन्होंने नाखून भी अपने नहीं कटवाए, उनको तो शहीद कहा गया, उनको क्रांतिकारी कहा गया, और जो वाकई में शहीद थे, जो वाकई में क्रांतिकारी थे, उनको भुला दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय सेना में, देखिए भारतीय सेना, अंग्रेजों की सेना भारतीय सेना बनी। वो सेना जब अंग्रेजों में थी तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में रहने वाले जो अंग्रेजी सेना के सिपाही थे, उनको अंग्रेजी सेना से आजाद हिंद फौज बनाई, और एशिया में, बर्मा में जो दूसरे इंडियंस रहते थे उनको मिलाकर आजाद हिंद फौज बनाई। और वो जब आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई तो वो आजाद हिंद फौज के साथ नेताजी बर्मा के रास्ते, मणिपुर के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए आई। तो अंग्रेजों की ओर से जो सैनिक लड़े थे और जो सैनिक उनकी ओर से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की ओर से जो सैनिक लड़े थे उनके नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जिन्होंने जान दी थी, उन सैनिकों का कहीं अता पता नहीं है। आप विडंबना और देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर लाल किले में 1945-46 में ट्रायल चला। ट्रायल करने के बाद जब देश के लोगों का दबाव पड़ा और उनको छोड़ दिया गया, तो छोड़ने के बाद उन सैनिकों को जब बात आई आजादी के बाद कि ये सैनिक तो देशभक्त हैं, इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए मना कर दिया कि इनके अनुशासन के ऊपर संदेह है। वो लोग जो बर्मा के जंगलों में, नागालैंड, कोहिमा के जंगलों में जो तड़फ तड़फ कर जान देने के लिए तैयार थे, जो नौकरी
के लिए नौकरी नहीं कर रहे थे, जो अपने पेट के लिए नौकरी नहीं कर रहे थे, जो जान देने के लिए नेताजी के पीछे चल रहे थे, उनको आजाद भारत की फौज में शामिल नहीं किया गया था। ये कहकर कि ये भगोड़े हैं, ये अनुशासनहीन हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया गया। तो ऐसी विडंबना रही, और यही विडंबना उधम सिंह के साथ रही। उधम सिंह को पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता, उधम सिंह जी के बारे में बताया नहीं जाता, उधम सिंह जी के बारे में चर्चा नहीं की जाती। तो उधम सिंह के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उधम सिंह के बारे में बताना चाहिए, उधम सिंह के बारे में पढ़ाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो 31 जुलाई 1974 तक होना तो ये चाहिए कि आज़ादी जब मिली तो उस समय हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उनकी अस्थियां विदेश में थी, उधम सिंह की अस्थियां विदेश में थी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, उनकी अस्थियां यदि विदेश में हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने वो प्लेन क्रैश में उनका स्वर्गवास हो गया, उनका बलिदान हो गया, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के पहले दिन ढूंढना चाहिए था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहली जानकारी करेंगे, उसके बाद हम कोई बड़ा समारोह करेंगे, हम उधम सिंह की अस्थियां पहले लेकर आएंगे, हम श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जिन्होंने लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की मशाल को आगे बढ़ाया, उन लोगों को हम बाहर, उन लोगों की अस्थियां लेकर आएंगे, पहले उनको सम्मान देंगे, उसके बाद आज़ादी का सुख भोगेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद जो लोग सत्ताओं के ऊपर बैठे, जो लोग प्रधानमंत्री बने, उनको क्रांतिकारियों के नाम से चिढ़ थी, क्रांतिकारियों के नाम से शायद उनको एलर्जी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो ये कहा जाता है कि उधम सिंह ने जब अपनी शहादत दी तो बाकी भारतीयों ने तो तारीफ की ही की, नौजवानों की ने की, युवाओं ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा था कि माइकल ओडायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी था, इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। वही नेहरू जी अपने पूरे उम्र भर प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री रहते हुए उधम सिंह की अस्थियां कहां पर हैं, उनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई। उधम सिंह की इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां उनके पैतृक गांव में प्रभावित की जाएं। तो 1947 से लेकर 1970 तक कोई शुद्ध नहीं ली जाती। 1974 में 31 जुलाई की उनकी अस्थियों को वापस लाया जाता है, और उनकी अस्थियों को देश नसीब होता है, वो मिट्टी नसीब होती है जिस मिट्टी के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो आज शहीद आजम उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है, उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, तो हम उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। अब एक खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर एक जिला है जिसका नाम है उधम सिंह नगर। ये उधम सिंह नगर नाम का जो जिला है वो उधम सिंह जी के नाम पर इनका नाम रखा गया था। राजनीति में यद्यपि जातिवाद को प्रश्रय देते हुए यह नाम रखा गया था, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से यदि हमारे क्रांतिकारियों को सम्मान मिलता है तो यह अच्छी बात है। क्रांतिकारी किसी एक जाति के नहीं होते, क्रांतिकारी किसी एक परिवार के नहीं होते। क्रांतिकारी जब कोई व्यक्ति होता है, और क्रांतिकारियों में भी जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, बलिदानी हो जाता है, हुतात्मा हो जाता है, तो वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। शहीद भगत सिंह असेंबली में बम फोड़ने के लिए जाने वाले हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी की सजा होने वाली है, फांसी की सजा घोषित हो चुकी है। अब जो उस समय जो उनके बाहर क्रांतिकारी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे दूसरे क्रांतिकारी, अब शहीद भगत सिंह का एक फोटो अखबार में छपता है। अब वो उन क्रांतिकारियों के सामने वो फोटो, जैसे कमरे में रहते हैं तो न्यूज आती है तो वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद उस फोटो को उठाते हैं, भगत सिंह जेल में हैं, जीवित हैं, और उस फोटो को उठाकर माथे से लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्रांतिकारी अब किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये केवल हमारे मित्र नहीं है, यदि इन्होंने अपना बलिदान दे दिया तो अब ये देश की संपत्ति हैं, ये देश की धरोहर हैं। तो ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। तो क्रांतिकारी पूरे भारत की, पूरे विश्व की संपत्ति हो जाते हैं, पूरे राष्ट्र की अमूल्य निधि हो जाते हैं। उनको हम किसी एक जाति में नहीं बांध सकते, एक प्रांत में नहीं बांध सकते, एक कम्युनिटी में नहीं बांध सकते। हर कम्युनिटी को यह लगना चाहिए कि ये शहीद, ये बलिदानी हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, तो हमें ये हमारा है। तो एक जिले का नाम रखा गया है। अभी उधम सिंह का अपना तो कोई परिवार नहीं था, लेकिन उनके परिवार के जो नजदीकी माने जाते हैं, जो उनके परिवार में उनके कजन्स में जो माने जाते हैं, उस समय के जो उनके परिजन दूसरे रहे हैं, उनकी भी अंग्रेजों ने संपत्ति जब्त की, उनके ऊपर अत्याचार किया। तो उनके जो नजदीकी से जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो भी उपलब्ध दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पोते पड़पोते अभी भी
पंजाब के अंदर मजदूरी करने का काम करते हैं। तो ये विडंबना है। अपने देश के अंदर लाखों व्यक्ति वीवीआईपी हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर हजारों व्यक्ति एमएलए हैं जो गनर के साथ चलते हैं। एक बार एमएलए बन गए तो 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाते हैं कि स्वर्ग के अंदर भी रहे तो हम 10 पीढ़ियों की ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो एक सरपंच बन जाता है, वो भी अपनी व्यवस्था करने के लिए सोच सकता है। एमपी बन सकते हैं, लाखों नौकरियां हो सकती हैं। तो हम शहीद और क्रांतिकारियों के परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो ये विडंबना है कि शहीद ऊधम सिंह के बारे में कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। तो आज मन में इच्छा हुई कि हम ऐसे हुतात्मा को, ऐसे बलिदानी को अपनी श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें, उनको वंदन करें, जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किए, राष्ट्र के लिए बलिदान किए। तो ऊधम सिंह 21 साल तक एक संकल्प के लिए जीना बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसा संकल्प का पूरा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। तो शहीद ऊधम सिंह के बलिदान को नमन, और उनके बलिदान से भी बड़े उनके संकल्प को हम भारत स्वाभिमान की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से नमन करते हैं। अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाइए कि देखो, वो एक ऊधम सिंह था जिसकी मां नहीं थी, जिसका बाप नहीं था, जिसका भाई मर गया, लेकिन फिर भी 21 साल तक उसने कारपेंटरी का काम किया, उसने बढ़ई का काम किया, उसने ड्राइवर का काम किया, उसने नौकर का काम किया, कुछ भी साथ नहीं था। अगर वो व्यक्ति लंदन में जाकर गवर्नर को गोली से उड़ा सकता है, तो अपना ऐसा परिवार का बच्चा जिसकी मां है, जिसका पिता है, जिसके पास पूरा संबल है, वो क्या नहीं कर सकता? ऐसी प्रेरणा हमें युवाओं को देनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।